बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पर ये आता है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन थारोली आपने सारा ही करना है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है कि एक तो इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन से मुराद इसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी इस टकराव के दौरान, और वन डायमेंशन यानी अलोंग वन लेंथ, अलोंग वन एक्सिस मूवमेंट होगी। वन डायमेंशन में मूवमेंट होगी वन लेंथ या वन एक्सिस के साथ। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन यानी ऐसा कोलिजन होगा जिसमें किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और जो कोलिजन करने वाली बॉडीज होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो अलोंग वन डायमेंशन वन लेंथ मूव कर रहे होंगे। सो अपना टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन यानी कोलिजन करवाएंगे वन डायमेंशन में करवाएंगे, एक एक्सिस के साथ मूव करते हुए करवाएंगे, और किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रखेंगे। टॉपिक का स्टार्ट कुछ यूं होता है कि कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ masses m1 and m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 and v2 रेस्पेक्टिवली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स से कि हमारे पास दो स्मूथ लेकिन नॉन रोटेटिंग बॉल है, यानी रोटेट नहीं कर रही। बच्चों याद रखिए कि एक आइडियल केस है कि ये जाहिर है कि जब कोई चीज़ आगे मूव करती है, आमतौर पर आपने देखा होगा बॉल्स मूव करते हुए इस तरह रोटेट तो करती हैं, लेकिन रोटेट करने से एक किनेटिक एनर्जी और आती है। वैसे मूवमेंट हो रही हो ना तो वो होती है ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी, जो आप 9th-10th में भी पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ इस तरह रोल करना शुरू करती है ना, रोटेट करना शुरू करती है, तो उसकी भी किनेटिक एनर्जी होती है जिसको रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हम रोटेट नहीं करवाएंगे तो इससे फिर हमें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगी। ये एक आइडियल केस है, रोटेट तो करती हैं लेकिन हम नहीं करवाएंगे ताकि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इनकी ना निकालना पड़े। तो कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मैसेज m1 m2 के हमारे पास दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं जिनकी मैसेज m1 और m2 हैं, मूविंग विद वेलोसिटी v1 और v2, वेलोसिटी v1 और v2 से मूव कर रही हैं रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, यानी m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पर। दे कोलाइड विद वन अनदर, ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एंड आफ्टर कोलिजन m1 मूव विद द वेलोसिटी v1 डैश, और कोलिजन के बाद m1 मूव करती है वेलोसिटी v1 डैश के साथ आफ्टर कोलिजन, और m2 जो है मूव विद द वेलोसिटी v2 डैश, m2 वेलोसिटी v2 डैश के साथ मूव करती है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे, विदाउट रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के, रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। यानी m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, m2 की वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे चलेंगी विदाउट रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। बच्चे ये हम ना वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए हमने ना वेलोसिटीज के ऊपर वेक्टर के साइन यूज नहीं किए, क्योंकि अभी हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के जो फार्मूले बनाएंगे वो मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, तो इसलिए वेक्टर साइन यूज नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल ये सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन बता दी है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, m1 m2 हैं, स्मूथ हैं, नॉन रोटेटिंग हैं, वेलोसिटीज v1 v2 हैं, रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन जा रही हैं। दे कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से टकरा गई। एंड आफ्टर कोलिजन m1 m2 की वेलोसिटीज हो गई v1 डैश एंड v2 डैश रिस्पेक्टिवली, और सेम स्ट्रेट लाइन पे विदाउट रोटेशन जा रही है। एक बात और आपको बताते चलें कैलकुलेशन से पहले कि वी टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम टुवर्ड राइट, राइट साइड की तरफ जो भी बॉल जा रही है ना, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, उनकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और जो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जो जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, वो पॉजिटिव लेंगे। जो राइट से लेफ्ट जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि जिसके साथ नेगेटिव साइन आ गया ना, वो राइट साइड में नहीं जा रही होगी, बल्कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही होगी। अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन बॉल्स के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मोमेंटम होगा m1 v1, दूसरी का होगा m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने अप्लाई कर दिया। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसको अरेंज कर लें, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, टोटल फाइनल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। अब फर्स्ट बॉल एक तरफ कर दें, सेकंड बॉल एक तरफ कर दें। वो कैसे करेंगे? ये 1 वाले फैक्टर्स एक तरफ ले जाएं, 2 वाले फैक्टर एक तरफ कर लें।
m1v1 है वो इधर आके माइनस m1v1 डैश हो जाएगा। m1v1 तो है इधर, तो इधर आके माइनस m1v1 डैश होगा इज इक्वल टू m2v2 डैश उधर ही है, लेकिन जब ये फैक्टर आप उधर लेके जाएंगे माइनस m2v2 होगा। इस तरह फर्स्ट बॉल एक तरफ हो गई, सेकंड बॉल एक तरफ हो गई। पहले था मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन नहीं है, बल्कि फर्स्ट बॉल एक तरफ हो चुकी है, सेकंड बॉल एक तरफ हो चुकी है, सेकंड बॉल के फैक्टर एक तरफ कर दिए। अब इनमें देखें m1 कॉमन हो रहा है, m1 कॉमन करेंगे v1 माइनस m1 कॉमन होगा v1 माइनस v1 डैश आएगा, इसमें से m2 कॉमन करेंगे। तो अब जरा देखें नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें से मैं m1 कॉमन करूंगा, इसमें से m2 कॉमन करेंगे। जब m1 कॉमन किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी v1 माइनस v1 डैश। m2 कॉमन करेंगे इज इक्वल टू m2 कॉमन करेंगे v2 माइनस v2 डैश माइनस v2, क्योंकि इसमें m2 कॉमन किया ना तो v2 डैश माइनस v2 होगा। m2 यहाँ से कॉमन हो गया, शुरू में लिख दिए, यहाँ से m1 कॉमन कर लिया v1 माइनस v1 डैश और v2 डैश माइनस v2, इधर m2 कॉमन करके स्टार्ट में लिख दिया, इधर m1। ये देखें ऐसे ही किया गया है, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश और इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। बच्चों इसके बाद अब चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, यानी ऐसा कोलिजन है जिसमें किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इलास्टिक कोलिजन है तो हम किनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी का लॉ अप्लाई करते हैं। यानी जितनी किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी उतनी किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा होता है। अब किनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो होता है 1/2 mv²। ये हर बॉल पे आप लगाना है, फर्स्ट बॉल पे भी और सेकंड बॉल पे भी, और बिफोर कोलिजन भी लगाना है, आफ्टर कोलिजन भी। फर्स्ट किनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1² फर्स्ट बॉल की, सेकंड की होगी 1/2 m2v2²। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की होगी 1/2 m1v1² और सेकंड बॉल की होगी 1/2 m2v2² हो जाएगी। ठीक है ना, किनेटिक एनर्जी इसकी भी निकालनी है और इसकी भी। ये बिफोर कोलिजन होगी 1/2 m1v1², 1/2 m2v2², ये बिफोर कोलिजन हो जाएंगी। फिर होगी 1/2 m1v1², फिर प्लस होगा 1/2 m2v2²। ये आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जीज होंगी। तो 4 किनेटिक एनर्जी होंगी, दो होंगी बिफोर कोलिजन और 2 होंगी आफ्टर कोलिजन। तो ये लिख ली हमने सारी, लेकिन फार्मूला वही है 1/2 mv², 1/2 mv², लेकिन फर्स्ट बॉल के लिए नीचे 1 लिखा गया, सेकंड बॉल के लिए 2। आफ्टर कोलिजन 1 और 2 तो लिखना ही है, लेकिन साथ में डैश भी लगा दिए गए। मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 2 सबसे मल्टीप्लाई करें, हर हेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 खत्म हो जाएगा, m1v1² आ जाएगा, 2 तो खत्म हो चुका है, m2v2² हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी 2 तो खत्म हो गया, m1v1² हो जाएगा, ये भी 2 खत्म हो जाएगा, प्लस m2v2² हो जाएगा। अब इसको भी ऐसा ही करें, ये चूंकि बिफोर कोलिजन वाले फैक्टर हैं और ये आफ्टर कोलिजन वाले। अब फर्स्ट बॉल एक तरफ कर दें, सेकंड बॉल एक तरफ, इसको उधर ले जाएं ताकि फर्स्ट बॉल वाले फैक्टर एक तरफ आ जाएं, इसको उस तरफ ले जाएं ताकि सेकंड बॉल वाले फैक्टर एक तरफ हो जाए। m1v1² वैसे ही लिखा है, m1v1², ये उधर जाके माइनस m1v1² हो जाएगा, ये फैक्टर उधर चला गया। m2v2² तो उधर पहले से ही है, जब ये फैक्टर आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस m2v2² होगा। m1v1² है, ये उधर जाके माइनस m1v1² हो जाएगा। फिर m2v2² तो उधर पहले से ही था, ये जब फैक्टर उधर लेके जाएंगे तो माइनस m2v2² हो जाएगा। इसमें से m1 कॉमन करें, m1 कॉमन हो गया, यहाँ से v1² होगा, माइनस m1 तो कॉमन कर चुके तो v1² हो गया। इधर से m2 कॉमन कर लिया, m2 कॉमन कर लिया, v2² हो जाएगा, माइनस m2 तो कॉमन हो गया तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, v2 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास सूरत हाल ये हुई कि इधर से m1 m2 कॉमन कर लिया, लेकिन ये फार्मूला आप लोग 7th 8th से जानते होंगे कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कि अगर स्क्वायर हो ना और सेंटर में माइनस बी हो तो इसको यूं एक्सपैंड किया जाता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या a प्लस बी a माइनस बी हो तो उसको यूं भी लिख सकते हैं। यानी a² माइनस b² को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये देखें a² माइनस b² ही है, इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये भी a² माइनस b² ही है। तो m1 इंटू v1 में प्लस कर दे v1 डैश और v1 से माइनस कर दे v1 डैश इज इक्वल टू m2 ऐसे ही आ गया। बिल्कुल ऐसे v2 डैश में प्लस कर देंगे v2, क्योंकि a² माइनस b² ने एक दफ़ा इनको प्लस करें, एक दफ़ा माइनस, v2 डैश प्लस v2 कर दें, फिर v2 डैश माइनस v2 कर दें। अच्छा, अब हमारे पास 2 रिजल्ट मौजूद हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से फाइंड आउट किया गया है और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी से। अब आपने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। पहले ये 2 सारी में लिखूंगा, m1 इंटू v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश, m2 इंटू v2 प्लस v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2, और इसके ऊपर में ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा।
तो अब देखें ज़रा कि हमारे पास ये सूरत हाल बन जाएगी। ये देखिए ऊपर वही लिखी हुई है, m1 इंटू वी वन प्लस वी वन डैश वी वन माइनस वी वन डैश m2 इंटू वी टू डैश प्लस वी टू डैश माइनस वी। ये क्वेश्चन 2 जो है ना ये मैंने सारी लिख दी है और इसके ऊपर में ये वाली लिख देंगे, m1 इंटू वी वन माइनस वी वन डैश और m2 इंटू वी टू डैश माइनस वी टू, ये उसके ऊपर में लिख दी गई। अच्छा अब एक तो ये देखें कि हमारे पास m1 कैंसिल हो रहा है और ये v1 माइनस वी वन डैश v1 माइनस वी वन डैश, m2 भी कैंसिल हो रहा है, v2 डैश माइनस वी टू डैश माइनस वी टू भी कैंसिल हो रहा है। अब जो फैक्टर बच गए हैं ना वो लिख लेते हैं। जो फैक्टर हमारे पास रिमेनिंग है ना वो है रिमेनिंग फैक्टर v1 प्लस वी वन डैश है और v2 डैश प्लस v2 है। इसको अरेंज करें। अरेंज इस तरह से कर लेते हैं कि अब हम फिर से ना बिफोर कोलिजन वाले एक तरफ कर लेते हैं और आफ्टर कोलिजन वाले एक तरफ। बिफोर कोलिजन वाले बगैर डैश वाली वेलोसिटी है, डैश वाली जो वेलोसिटी है ना ये आफ्टर कोलिजन वाली है, तो इसको उस तरफ लेके जाएं, उसको इधर लें। तो v1 तो इधर है ना, ये v2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस v2, v1 है ना इधर, v2 इधर आके माइनस v2 हो गया, v2 डैश इधर ही है लेकिन वो इधर लाएंगे तो माइनस v1 डैश हो जाएगा। अब इसको अरेंज करें, v1 माइनस v2 है, v2 डैश माइनस v1 डैश है, माइनस v1 डैश पहले लिख लें प्लस v2 डैश बाद में लिख लें। ये अरेंजमेंट कर दी गई इसकी, यानी फर्स्ट फैक्टर पहले लिख दिया सेकंड बाद में लिख दिया, फर्स्ट की वेलोसिटी पहले बाद में ये सेकंड की। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश प्लस v2 डैश, माइनस इसमें से कॉमन करते हैं तो v1 माइनस v2 माइनस जैसे ही कॉमन की तो इंटू v1 डैश होगा, माइनस कॉमन होने से ये साइन चेंज हो जाएगी माइनस v2 डैश। तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस इंटू v1 डैश माइनस v2 डैश। बच्चों अब ये जो रिजल्ट हमने बनाया ना इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि ये रिजल्ट हमने बनाया क्या है। पहले मैं ये बता दूं कि ये v1 माइनस v2 क्या है। ये है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, v1 माइनस v2 जो है ना ये वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की रिलेटिव टू सेकंड बॉल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ये इस तरह होता है जिस तरह से अगर देखें ना दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में, हमारी बॉल सेम डायरेक्शन में जा रही थी। अगर हम लोग ये कहें कि पहली गाड़ी की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, दूसरी की 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी उसके लिहाज से स्पीड कितनी है, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा। ये जाहिर है कि 10 तो इक्वल हो जाएंगे ना। अगर ये 10 से जा रही हो तो ये कभी उसके करीब नहीं जा सकती क्योंकि वो भी 10 से जा रही है, ये भी 10 से जा रही है, जितना डिस्टेंस होगा दरम्यान में उतना ही रहेगा। तो अगर ये 12 से जा रही है, वो 10 से जा रही है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ प्रोसीड कर रही है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, 9th में भी बताया जाता है। तो इसकी उसके लिहाज से स्पीड, वैसे इंडिविजुअली देखें तो 12 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसके लिहाज से देखें तो ये 2 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ प्रोसीड कर रही है। तो जब 12 में से 10 माइनस किया तो 2 मीटर पर सेकंड आया। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। यानी जब पहली से दूसरी माइनस करते हैं ना तो ये आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। इससे पता क्या चल रहा है कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बॉल्स की बिफोर कोलिजन है ना उतनी रिलेटिव वेलोसिटी बॉल्स की आफ्टर कोलिजन होगी, इक्वली इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट। यानी जब पहली बॉल दूसरी बॉल के साथ जाकर टकराती है ना, तो जिस बॉल से पहली बॉल दूसरी बॉल से जिस वेलोसिटी से टकराती है ना बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी पहली बॉल की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से उतनी होती है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाती है। यानी अगर पहली दूसरी से 2 मीटर पर सेकंड से टकराती है तो आफ्टर कोलिजन भी पहली की दूसरी के लिहाज से 2 मीटर पर सेकंड होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, relative velocity of approach, magnitude of relative velocity of approach is equal to magnitude of relative velocity of separation। यानी जिस वेलोसिटी से ये एक दूसरे को अप्रोच करती है ना उसी वेलोसिटी से एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है ना रिलेटिव वेलोसिटी, उतनी आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी होती है। डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है, मैग्नीट्यूड बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बच्चों आप लोग ना इक्वेशन 3 से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और जो हमारी इक्वेशन ए है, जो सबसे पहले हमने जहां से टॉपिक का स्टार्ट किया था उसमें जाके आप पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 3 से आप लोग v1 डैश की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे इक्वेशन ए के अंदर जाके,
तो आप लोगों को v2 डैश का फार्मूला मिल जाएगा। अगर v2 डैश की पुट करेंगे इस फार्मूले से वैल्यू निकाल के तो v1 डैश का फार्मूला बन जाएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बनाना सिखाएंगे। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको वो ड्राइव नहीं करनी होती, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ कि अगर इस इक्वेशन 3 से आप लोग उस इक्वेशन ए में जाके वैल्यूज पुट करें, लेट्स से कि हम इसे v2 डैश की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में। अगर v2 डैश की पुट करेंगे तो आपका v1 डैश का फार्मूला बन जाएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बनाना सिखाएंगे कि ये कैसे बनते हैं। अभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, नेक्स्ट लेक्चर में बनाना सिखाएंगे। तो इक्वेशन 3 जो भी मैं आपको बता रहा था उससे आपने v2 डैश की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन ए में पुट करनी, तो v1 डैश का फार्मूला बनेगा। ये डायरेक्ट ही लिखने होते हैं लेकिन बनाना भी सिखा दिए जाएंगे। तो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, ये बनेगा हमारे पास रिलेशन। अगर इसी इक्वेशन 3 से आप लोग जो है यहाँ से ही v2 डैश की बजाय v1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें, v1 डैश को अलग कर लें और उसको इक्वेशन ए में जाके पुट करें v1 डैश की वैल्यू को, फिर आपके पास v2 डैश का फार्मूला बन जाएगा। तो m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। यह हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं अगेन आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये डायरेक्ट ही लिख देनी है। जब इक्वेशन 3 बताई आपने, ये जो इक्वेशन 3 है ये आपने बना ली, इसको डिस्क्राइब भी कर दिया, फिर आपने ये कहना है कि हम इक्वेशन 3 से वैल्यूज इक्वेशन ए में जाके पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ गई, ये आपने डायरेक्ट लिख देनी। लेकिन मैं आपको ये इक्वेशन रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बनाना सिखा दूंगा ताकि आपको पता हो कि ये रिलेशन, ये फार्मूले बनते कैसे हैं। यहां तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।